हेलो दोस्तों, मैं राहुल योगी साइंस वाले क्लास में आप लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत रसायन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो विद्युत रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। तो ये तो विद्युत रसायन की डेफिनेशन हो गई। तो आज हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते जाइए, जो युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वो युक्ति उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डैनियल सेल। दोस्तों इसको और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको हम गैल्वेनी सेल भी बोल सकते हैं या वोल्टेज सेल भी बोल सकते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक उपकरण है। तो अब मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए आपको दो पात्र लेने पड़ेंगे। ये मिट्टी के बने भी हो सकते हैं दोस्तों। अब इन दोनों में हम इलेक्ट्रोड, यहाँ पर तो जिंक का इलेक्ट्रोड और यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड। जी हाँ, यहाँ पर जिंक और यहाँ पर कॉपर, और इनको इन्हीं के विलयन में डुबोया जाता है। तो जिंक का मैं ZnSO4 तो विलयन ले लेता हूँ। ये ZnSO4 इसका विलयन हो गया और इसको CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा देता हूँ। मैंने दो पात्र लिए, उनमें एक जिंक का इलेक्ट्रॉन और एक कॉपर का इलेक्ट्रॉन रख दिया। उनको उन्हीं के विलयन में, जिंक को ZnSO4 में और कॉपर को CuSO4 में हमने रख दिया। और अब इन दोनों को किसके माध्यम से, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जो हमें धारा को निर्देश देता है, धारा की दिशा बता देगा हमें। तो इनके एक तार के माध्यम से इन दोनों को हम संपर्क में रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है हमें यहाँ पर रासायनिक प्रक्रम कराना है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना है। तो आप लोगों को एक मैं बेसिक चीज बताता हूँ कि जिंक भी दो इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn+2 आयन बनता है और कॉपर दो इलेक्ट्रॉन त्याग के Cu2+ बनाता है। हाँ दोस्तों, मैंने सही बोला। अब आप सोचिए होंगे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। तो आप लोगों को यह बात बता देता हूँ कि जिंक किसी और इलेक्ट्रोड के सापेक्ष तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इसके सापेक्ष भी त्यागेगा, लेकिन कॉपर नहीं त्यागेगा, क्योंकि इन दोनों में Zn+2 Cu+2 अर्थात जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक है। अर्थात जिंक के सामने अगर कॉपर आ जाता है तो वहां पर जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कॉपर को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता किसकी अधिक है? जिंक की। तो यहाँ पर कॉपर को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेगी। तो दोस्तों ये प्रक्रम किस प्रकार शुरू होता है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। जिंक, आपको मैंने बता दिया कि जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn+2 बनाता है। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन त्याग के और अपने जलीय विलयन में Zn+2 आयन के रूप में चला जाता है, और यहाँ पर और भी सब आयन चले जाते हैं और SO4 से भी क्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सोचो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, तो यहाँ से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जो अधिक इलेक्ट्रॉन है इस पर, वो इस तार के माध्यम से कॉपर की छड़ पर जाएंगे। तो दोस्तों अब ये कॉपर की छड़ पे चले जाएंगे, तो अब कॉपर क्या करेगा? अब यहाँ पर कॉपर की बारी आती है, तो कॉपर आपको पता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस कारण ये कॉपर CuSO4 विलयन में से Cu+ के 2 और -2 में
कन्वर्ट होके Cu प्लस के रूप में इसके ऊपर चला जाता है और यहाँ पर जाकर ये आए हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो यहाँ पर माइनस का चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर प्लस का चार्ज। ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप इसको हम क्या बोलेंगे, ये से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसको ऑक्सीकरण, यहाँ पर जिंक में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, यानी कि Zn से Zn+2 बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसे हम अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ये आधा आधा ये पूरा बनता है, फिर अर्ध ऑक्सीकरण। इसी प्रकार दोस्तों कॉपर भी Cu2+ के रूप में विलयन में से थर्ड पे आता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि यह ठोस से गैस में लिक्विड में बदलता है, और यह लिक्विड से ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रकार इनका गमन होता है। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन की गति होगी तो इलेक्ट्रॉन की गति के विरुद्ध क्या बहती है, इलेक्ट्रॉन की गति इधर हो रही है तो दोस्तों इसके विपरीत दिशा में आई यानी कि धारा बहेगी। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने एक रासायनिक प्रक्रम कराया तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो गया। पर यहाँ पर कुछ बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ से Zn+2 के रूप में इस विलयन में आ रहा है और इधर कॉपर Cu2+ के रूप में ऊपर जा रहा है और इस पे जमा हो रहा है। आपको पता है यहाँ पर Zn 2 इलेक्ट्रॉन से आके प्लस के रूप में विलयन में जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड थोड़ा कुछ छोटा हो जाता है, धीरे धीरे पूरे Zn चले जाते हैं तो इस इलेक्ट्रोड का आकार बहुत ही कम हो जाता है और वही यहीं पर आते हैं हम इधर, तो यहाँ पर Cu+ के रूप में यहाँ पर जम के यहाँ पर इसका आकार कुछ और भी मोटा हो जाता है, देख इस तरह। और एक तो इस प्रकार ये एक समस्या हमारे सामने पैदा हो जाती है। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए हम लवण सेतु का उपयोग करेंगे। लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु को सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। यह इनको एक बंद परिपथ बनाने का निर्माण करता है और ये लवण सेतु कांच का होता है, जो यू आकार की नली होती है कांच की। मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है धारा बह रही है तो इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। तो ये कांच की होती है इस प्रकार, ऐसे तो मेरे डायग्राम से ही बनाना नया था। और यहाँ पर हम इसको रुई से ढक देंगे, इसको ढक्कन को मुंह को रुई से बंद कर देंगे और यहाँ पर KCl और Na2SO4 आदि इसमें भर देंगे। तो दोस्तों मैंने बोला कि यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर ये जिंक खत्म हो जाएगा, वो अधिक अनबैलेंस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यह Cu2+ के रूप में ऊपर इसमें चला जाता है, तो अब यहाँ पर किसकी अधिकता हो जाती है, यहाँ पर SO4-2 की अधिकता हो जाती है और यहीं पर ZnSO4 में Zn+ आ रहे हैं, तो यहाँ पर Zn+2 की अधिकता हो रही है। तो इस सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से SO4 यहाँ से यहाँ होते हुए ZnSO4 से बंद बना के यहाँ पर बैठ जाते हैं, ZnSO4 इधर बैठ जाते हैं इस प्रकार। तो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर पहले बहुत अधिक कॉपर सल्फेट थे, लेकिन कॉपर ऊपर चला गया, सल्फेट रह गया, सल्फेट निकल रहा है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की सांद्रता घट रही है, कॉपर सल्फेट की सांद्रता घट रही है। और यहाँ पर Zn+ आने से SO4-2 आया, तो यहाँ पर और भी अधिक जिंक सल्फेट बन रहा है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ रही है, जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ रही है। सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन दोनों अभिक्रियाओं को, ये अर्ध अपचयन अभिक्रिया है, अर्ध अपचयन अभिक्रिया,
अब इन दोनों को मिलाने पर दोस्तों, अब इन दोनों को की Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इधर Cu2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन और Cu मर जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये सॉलिड में, ये भी लिक्विड। इन दोनों को मिलाने पर कुछ इस प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया का एक निर्माण हो जाता है। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu सॉलिड। तो इस प्रकार दोस्तों ये संपूर्ण अभिक्रिया समाप्त होती है। दोस्तों आज का लेक्चर अब समाप्त होता है और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। जब तक आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट है तो इसको जरूर पढ़े डेनियल सेल को किताब में से भी, क्योंकि आप कौन से भी बोर्ड के हो, किताब में लैंग्वेज लगभग सेम होती है। और अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट तो समझा चुका हूँ, अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आप पढ़ते टाइम माइंड में उसका एक चित्र बना लिया करो, जिससे क्या है आपको और भी आसानी होगी, उससे और भी क्वेश्चन होंगे अदर उससे संबंधित जो आपने कभी पढ़े भी नहीं है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।